हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कल्पना डोगरा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि कल आपको पता है मैंने 14 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स अपलोड किए थे। आई होप आप सब ने वो वीडियो को देखा होगा और जिन भी लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सब लोगों को बहुत बड़ा थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी सिर्फ चैनल को व्यू किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ 15 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स लेके। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट करंट अफेयर आपके लिए है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग approved to improve the firefighting facilities on 5 jetties of Haldia Dock Complex of Kolkata Port। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं शिपिंग के, उन्होंने फायर फाइटिंग की जो फैसिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ अमाउंट जो है वो सेंक्शन की है। अब मैं आपको बता दूं कहाँ पर इस फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ को ये इम्प्रूव करेंगे। ये है हल्दिया डॉक पे, और हल्दिया डॉक कहाँ है? कोलकाता पोर्ट पे। ठीक है, अब कितने रुपए जो हैं उन्होंने सेंक्शन किए हैं इसके लिए? तो इन्होंने सेंक्शन किए हैं 107 करोड़। अब मैं आपको बता दूं कि ये फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ एक्चुअली है क्या। एक्चुअली देखिए, यहाँ पर जो भी एलपीजी है, आपकी एलएनजी है, गैसेस हैं, उनकी जो है वो शिपिंग की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसके लिए OISD ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं फॉर द सेफ्टी। ठीक है, OISD है ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टरेट। तो इन्होंने इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जो अभी तक यहाँ पर फॉलो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तभी वो उन गाइडलाइंस को फॉलो कर पाएंगे। इसीलिए उन चेंजेस को करने के लिए, उस इम्प्रूवमेंट को करने के लिए जो हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने 107 करोड़ जो हैं वो सेंक्शन किए हैं इसके लिए, ताकि इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए और सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाए। अब मेरा इम्पॉर्टेंट सवाल इससे ये बनता है कि जो ये शिपिंग और पेट्रोलियम की जो मिनिस्ट्री है, ये है किसके पास? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं हमारे धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान। ठीक है, देखिए दोनों में फ़र्क है। जो आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं वो अलग हैं, धर्मेंद्र देवेंद्र प्रधान, लेकिन उसी गैस को जब शिपिंग करने की बात आती है, शिफ्ट करने की बात आती है, तो उसके मिनिस्टर जो हैं वो अलग हैं। उसके मिनिस्टर हैं मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा है, हु जॉइन हैंड्स टू इनिशिएट री-इमेजिन कैंपेन टू सपोर्ट वनरेबल पॉपुलेशन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया? तो यूनिसेफ, FICCI, WHO, ओनली 1 and 2। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं कि एक कैंपेन है री इमेजिन कैंपेन, इसको जो है जारी किया जाएगा जो भी ऐसे पॉपुलेशन है या फिर ऐसे बच्चे हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है। ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन ने हैंड्स को ज्वाइन किया, यानी कि 2 ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आई हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेफ और FICCI। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पे पढ़ भी पा रहे हैं, इन रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 पेंडेमिक, यूनिसेफ हैज़ लॉन्च्ड Reimagine, an urgent appeal to government, the public donors and the private sectors to support UNICEF efforts to respond, recover, reimagine a world severely impacted by COVID-19। ये दोनों जो संस्थाएं हैं ये आपस में जुड़ी हैं। अभी फिर से री इमेजिन कैंपेन को पहले भी लॉन्च किया गया था, अगेन फिर से लॉन्च किया गया है। हमारे जो भी ऐसे भाई बहन हैं जिनकी बहुत ही कंडीशन ख़राब हो गई है, जिनको खाने को खाना नहीं मिल रहा है, या और भी बहुत सारी सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, तो ये दोनों संस्थाएँ मिलकर उन बच्चों की, उन लोगों की जो है वो हेल्प करेंगी। ठीक है, अब मैं आपको इन दोनों संस्थाओं के बारे में बता दूं। ये जो FICCI है, इसकी प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी जी, इसकी सेक्रेटरी जनरल हैं दिलीप चिनॉय, और FICCI का हेडक्वार्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है न्यू दिल्ली में। अब बात आती है यूनिसेफ की।
यूनिसेफ अपने आप में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे बहुत बार सवाल बनता है। तो सबसे पहले आपको इसकी फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है, अब यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले साल के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन देखने को मिला था। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इसकी हेनरिटा होल्समैन फोर्ड। और यूनिसेफ रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया, इंडिया में यूनिसेफ को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन अली हैक। अब अगला सवाल मेरा आपसे है, ऑन जुलाई 13, 2020 NABARD has celebrated its foundation day by organizing its first digital chopal. Which number of foundation day they had celebrated? अब मैं आपको इसमें एक सवाल बता दूं, पहले समझा दूं कि नाबार्ड जो है उन्होंने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 13 जुलाई को। ठीक है, और क्या ऑर्गेनाइज किया था उस दिन, फर्स्ट डिजिटल चौपाल। तो मैं आपको बता दूं डिजिटल चौपाल क्या है। डिजिटल चौपाल का सिंपल सा मतलब है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जिस दिन इनका फाउंडेशन डे था, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो भी फार्मर्स इनसे जुड़े हुए हैं उन सबको उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर शामिल किया, फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट किया और एक दो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की। ठीक है, तो सवाल सिर्फ इतना है कि इन्होंने अपना कौन सा फाउंडेशन, कौन से नंबर का फाउंडेशन डे जो है वो मनाया है। तो इन्होंने अपना 39th फाउंडेशन डे जो है वो मनाया है। अब जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की बात कर रही थी वो कौन सी स्कीम है, नाबार्ड हैज़ अनाउंस्ड ₹5,000 करोड़ ऑफ फ्री फाइनेंस स्कीम फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू द बेनिफिशरीज। ठीक है, ये 5,000 करोड़ जो हैं इन्होंने अनाउंस किए हैं और कुछ जो बैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको रीफाइनेंस किया है। पहले तो ये उनको फाइनेंस करते ही थे, लेकिन उनको और इन्होंने फाइनेंस किया है 5,000 करोड़ देकर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि इन्होंने कौन सा फाउंडेशन डे मनाया, ये हो गया। सेकेंड इम्पॉर्टेंट सवाल बनता है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, इसके चेयरमैन GR चिंटाला और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु मैंडेटेड इंश्योरेंस कंपनीज टू लॉन्च कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक एमिड इंक्रीजिंग कोविड-19। ठीक है, तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, कौन सी नहीं लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया गया, यानी कि कंपलसरी कर दिया गया है कि वो कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं अब उनको लागू करेंगी। तो अब ये मैंडेटरी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो ये मैंडेटरी किया गया है IRDAI के द्वारा। अब IRDAI की फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो, जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, जो RBI है वो बैंक्स को जो है वो उन पे उसका कंट्रोल है, वो उस पे कंट्रोल करते हैं, वो बैंक्स पे कंट्रोल करते हैं। बैंक में कौन सी स्कीम लागू होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या नहीं होगा, इन सब चीज़ों का जो भी कंट्रोल होता है वो RBI के पास होता है। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनीज में क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या उनके लिए मैंडेटरी होगा, इन सब का जो कंट्रोल होता है वो IRDAI के पास होता है। IRDAI जो है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कोरोना कवच और कोरोना रक्षक को, जो ये इंश्योरेंस स्कीम है इनके लिए सब इंश्योरेंस कंपनीज ये इंश्योरेंस स्कीम्स जो हैं वो जारी करेंगी। अब इन इंश्योरेंस स्कीम्स को खरीदने के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो है वो 65 होनी चाहिए। ये इंश्योरेंस स्कीम होंगी कितने टाइम के लिए, तो 3.5 महीने से लेके 9.5 महीने तक। अब मैं आपको बता दूं, ये जो IRDAI है इसके लिए, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेंगे कि पहली बात, इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सुभाष चंद्रा खुंटिया। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ढीले में मत लीजिए, क्योंकि
कोरोना कवच, कोरोना रक्षक को मैंडेटरी किसने किया, ऐसा पूछा जा सकता है। कहाँ मैंडेटरी किया गया, इंश्योरेंस कंपनीज में, ऐसा पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम एज क्या है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये भी बन सकता है कि ये जो IRDAI है इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसकी चेयरमैन क्या है, कौन है, कहाँ है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। Which legendary hockey player honored with lifetime achievement award of Mohun Bagan फुटबॉल क्लब, ठीक है। तो किस हॉकी प्लेयर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया, तो वो हैं अशोक कुमार जी, ठीक है। जैसे कि बाकी सबके नाम देखें तो ये सब भी हमारे हॉकी प्लेयर्स ही हैं, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि मैं हर दिन बोलती हूँ, ऐसे ही ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब इनको जो है मैं बता दूं ये हैं कौन। 1975 के जो वर्ल्ड कप की टीम थी, विनिंग टीम, जिस टाइम 1975 में हॉकी टीम ने, हमारी इंडियन हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, ये उस टीम का हिस्सा जो है वो रह चुके हैं। और मोहन बागन एथलेटिक क्लब जो है वो हर साल जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो एक किसी प्लेयर को जो है वो देते हैं। तो इस साल उन्होंने ये अवार्ड जो है हमारे हॉकी प्लेयर अशोक कुमार जी को दिया है, ठीक है। अब ये अवार्ड उनको पर्सनली नहीं दिया गया है, ये उनको सिर्फ वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है इसकी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। अब मैं आपको मोहन बैंगन एथलेटिक क्लब के बारे में कुछ बता दूं। इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं स्वपन साधन बोस। इसके हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और इसकी फाउंडर कब ये बनाया गया, ये बनाया गया था 1889 में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मुकेश अंबानी बिकम्स वर्ल्ड रिचेस्ट मैन आफ्टर सप्रेसिंग एलॉन मस्क, गूगल फाउंडर सर्जे ब्रिन एंड लैरी पेज। अब हमारे मुकेश अंबानी जी जो हैं वो, उनकी रैंकिंग में जो है कुछ सुधार हुआ है वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की, तो अब उनकी रैंकिंग जो है वो 6th हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लैरी पेज जी हैं उनको 7th रैंक मिला है, कितनी उनके अमाउंट के साथ, 71.6 बिलियन के साथ। जो सर्जे ब्रिन हैं इन्हें 9th पोजीशन मिली है, और जो एलॉन मस्क हैं उन्हें 10th पोजीशन मिली है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि टॉप 3 पे, ये तो 6th 7th 8th की बात होगी, लेकिन टॉप 3 में कौन कौन सी संस्थाएं रही, यानी कि कौन कौन से पर्सन्स रहे एक्चुअली जो सबसे रिच हैं वर्ल्ड में। तो सबसे फर्स्ट पर जो सबसे वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है वो है जेफ बेजोस, ठीक है। इनकी जो इनकम है वो है 184 बिलियन, ठीक है। और बिल गेट्स हैं सेकंड पे, थर्ड पे वेनियार्ड एर्नॉल्ट हैं, ये फ्रांस से हैं। फर्स्ट दोनों इंसान जो हैं जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन की लिस्ट में हैं वो दोनों US से हैं, ठीक है। थर्ड पे फ्रांस से। अब ये जो टॉप 100 की लिस्ट थी, ठीक है, इसमें जो है हमारे 2 इंडियंस और शामिल हुए हैं, अजीम प्रेम जी, इनकी जो इनकम है वो है 16.9 बिलियन। और 89th पोजीशन पर शिव नाडार, इनकी जो इनकम है वो है 15.8 बिलियन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें पीछे वाले में मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये इंडेक्स जारी किसने किया, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था, क्वेश्चन पहले पढ़ देती हूँ। हु अपॉइंटेड एज द इंटरिम CEO ऑफ BCCI। जैसे कि मैंने आपको पहले परसों की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था कि जो BCCI के चेयरमैन हैं, CEO हैं एक्चुअली, उन्होंने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। अब उनकी जगह कोई नया जो है वो अपॉइंट होगा। तो जो नए इंटरिम CEO ऑफ BCCI अपॉइंट किए गए हैं वो हैं हेमांग आमिन, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इनके बारे में कुछ। 13 जुलाई 2020 को इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी BCCI के द्वारा ही एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ IPL, ठीक है। इन्होंने किसकी जगह ली थी उस टाइम, जो इंटरिम CEO थे राहुल जौहरी जी। अब मैं ये इंटरिम वर्ड बार बार आ रहा है, अगर आप लोगों को, आप में से किसी को भी इंटरिम CEO या फिर इंटरिम COO आया ऊपर, अगर आपको किसी को भी इसका मतलब पता है तो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका मतलब क्या होता है। नहीं तो मैं आपको बताती हूँ अभी इसका एक्चुअली मतलब क्या है। इंटरिम CEO जो होते हैं, जैसे कि कुछ टाइम, जैसे कि कोई पोस्ट खाली हुई है
कुछ टाइम के लिए अभी परमानेंट जो उसकी पोस्ट पर बैठेगा उसको अभी अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन कुछ टाइम के लिए उसका कार्यभार संभालने के लिए किसी और पर्सन को जो है वो अपॉइंट किया जाता है फॉर शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो जो शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, अगर सीईओ की पोस्ट पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है तो इंटरिम सीईओ, अगर किसी और पोस्ट पे अपॉइंट किया जा रहा है तो उसके आगे इंटरिम लग जाएगा। इंटरिम का मतलब है शॉर्ट स्पैन के लिए आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे तो इनके बारे में भी ये कहा गया है, हेमांग अमीन कोई परमानेंट सीईओ नहीं बने हैं, जिनको अभी सीईओ बनना है बीसीसीआई का उन्हें अभी अपॉइंट नहीं किया गया है, इनको इंटरिम सीईओ जो है वो अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई का। कुछ टाइम के लिए ही ये इंटरिम सीईओ रहेंगे जब तक कि हमें कोई परमानेंट सीईओ नहीं मिल जाता, ठीक है। और पहले ये जो है ये जो मैं आपको बता दूं, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ इन आईपीएल के ये रह चुके हैं पहले भी। 2010 में इन्होंने ज्वाइनिंग की थी और 2015 में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, जबकि इनको फिर से जो है वो COO बनाया गया आईपीएल का 2020 में। अब मैं आपको बता दूं बीसीसीआई के बारे में। इसके प्रेसिडेंट आप सबको पता है सौरव गांगुली जी हैं, सेक्रेटरी जय शाह जी, और सीईओ इंटरिम वो कौन है, हेमांग आमीन, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन स्कीपर माइल जेडनेक अनाउंसेस रिटायरमेंट, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो जो माइल जेडनिक हैं इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। तो आपसे मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कौन सी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। अब इसमें दो सवाल बनते हैं। देखिए ऐसे सवाल में जो भी रिटायरमेंट से रिलेटेड होता है या फिर ऑब्यूचरी से रिलेटेड होता है यानी कि डेथ से रिलेटेड होता है, उसमें आपके दो सवाल बनेंगे। फील्ड से पूछा जाता है कि ये कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, दूसरा सवाल बनता है कि ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर इंडिया का कोई हो तो वो स्टेट से भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से स्टेट से हैं या ऐसा कुछ। अब मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने कंट्री तो ऊपर मेंशन कर ही दी है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे तो ऑस्ट्रेलिया से होंगे। अब ये स्पोर्ट्स कौन से रिलेट करते थे, फुटबॉल से। अब मैं आपको बता दूं ये 35 ईयर्स के हैं, ठीक है, और इन्होंने 11 जुलाई को अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। और ये ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल टीम है उसके कैप्टन भी रह चुके हैं। अब मैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको कुछ बता देती हूँ। कैपिटल है कैनबेरा और आप इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं। अ न्यू बुक टाइटल्ड इफ इट ब्लीड्स ऑथर्ड बाय हुम। एक नई बुक है इफ इट ब्लीड्स। आपको बताना है कि ये किसने लिखी है। रस्किन बॉन्ड, स्टेफनी किंग, अमित शाह, JK रॉलिंग। अब मैं आपको बता दूं कि मैं आगे से ऑप्शंस को जो है हाईलाइट नहीं किया करूंगी, क्योंकि इस पर कोई फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन होंगे तो आपको नहीं पता होता, मतलब एक्चुअली देखकर ही पता चल जाता है कि कौन है। तो आगे से मैं हाईलाइट नहीं किया करूँगी ताकि आप भी थोड़े कंफ्यूज हों, आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाएं, ठीक है। तो आज के लिए तो मैनेज कर लीजिए, कल से आपको ये हाईलाइट किए हुए आंसर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये न्यू बुक जो है इफ़ इट ब्लीड्स, इसके ऑथर हैं स्टेफन किंग, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर इनकी फ़ोटो भी दिख रही है और बुक का जो कवर पेज है वो भी दिख रहा है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इस बुक को, ठीक है। ये बुक बाकी कंट्रीज़ में डिफरेंट डेट्स को जो है वो रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन इंडिया में ये 10 जुलाई को रिलीज़ जो है वो की गई है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ में, एक कंट्री में ये बेस्ट सेलिंग बुक भी रह चुकी है, ठीक है। तो आपके लिए इस सवाल में इम्पॉर्टेंट है कि ये इफ़ इट ब्लीड्स जो बुक है इसके ऑथर कौन है। तो बहुत ही सिंपल है स्टेप। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मैं आपको बता दूं कि आप जितने भी 3 दिन के करंट अफेयर्स आपके इकट्ठे हो चुके होंगे अब तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कीजिए। हर दिन चाहे एक नज़र ही मारिए, लेकिन देखिए इन्हें, सुनिए, या फिर अपनी वीडियो नहीं देख सकते आप तो आप अपनी रफ नोटबुक पे जो भी है लिख के रख लीजिए और देखते रहिए, इनको पढ़िए, क्योंकि आप सभी को पता है 25 नंबर का सेक्शन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है और करंट अफेयर पे वहाँ पर बहुत फोकस किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ करंट अफेयर्स को निगलेक्ट मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो आपके रह जाते हैं ना वो करंट अफेयर के चलते रह जाते हैं। अगर आप करंट अफेयर पे फोकस करें तो ये आपके नंबर्स को बहुत बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ पढ़ते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होगा कि जिन लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है वो पढ़ेंगे और नॉलेज मिलेगा उनको। और नॉलेज सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो किसी टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है अपनी देश दुनिया से अपडेटेड रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब जहाँ भी हैं प्लीज़ सेफ़ रहिए, अच्छे से रहिए और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का पालन कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट,